Hello everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre-Medical Department. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों स्त्री जनन तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले वाला लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हम कर चुके हैं, जिसका टॉपिक नंबर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने डिस्कशन कर लिया था उसका। आज हम पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम इस चैप्टर से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है ना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखिए, इससे पहले वाला जो था नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी लाइन बाय लाइन हमने डिस्कशन कर लिया था। डायग्राम्स मैंने आपको समझाए थे, फ्लो पूरा बताया था स्पर्म का, सारी एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियाँ, सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर डायग्राम से जो है क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। जितना कॉन्सेप्ट आप याद समझने वाले थे आप कर चुके हो, बट एनसीईआरटी की लाइन जब तक आपने नहीं पढ़ी है तब तक आपने याद नहीं की है, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है फॉर द पर्पज ऑफ नीट, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनकर आ जाता है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या होते हैं इसमें। एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी को क्या बोला जाता है, ओविडक्ट। गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स तथा योनि यानी वेजाइना, साथ ही बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया 3.3 में दिए हुई हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, ये सारे ऑर्गन्स पार्ट्स मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से, एक जोड़ा अंडाशय है, ओविडक्ट है अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स जिसको आप बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की टर्म्स याद करना चाहें तो भी वेल एंड गुड, हिंदी की टर्म याद करना चाहें तो भी वेल एंड गुड, बट कंपैरेटिवली जो हिंदी की टर्म्स है वो याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत सारी, ये तो चलो ठीक है बहुत सिंपल से हैं, बट आगे जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के जो पार्ट्स के जो नाम दिए हुए हैं, लेबिया मेजोरा माइनोरा, उनके काफ़ी टिपिकल नेम्स हैं हिंदी में। तो वो सारा आपके ऊपर, अगर आप याद कर सकते हैं तो भी ठीक है, बट इंग्लिश में भी याद करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो है क्वेश्चन इंग्लिश की टर्म से बनकर भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। आगे देखिए, इसमें जो श्रोणि क्षेत्र के एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं, जो कि श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। उस दिन भी बताया था आपको पेल्विक रीजन में, यानी जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। आगे देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है स्त्री जनन पथ का, ये पूरा देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो यह है गर्भाशय बुग्न यानी कि फंडस, ये ऊपर वाला पार्ट, राइट। ये नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है आपको, ये नीचे वाला, ये सबसे पहले यूट्रस की वॉल्स है, कौन कौन सी, ये तीनों, ठीक है। गर्भाशय अंतः स्तर, ये अंदर वाली है, ये पेशी स्तर बीच वाली, और ये परिगर्भाशय जो कि बाहर वाली है, ठीक है। ये आपको पता है, ये फिम्ब्रे होते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए झल्लरी फिम्ब्रे, ये है डिम्ब ग्रंथि अंडाशय जहाँ से कि ओवरी ओवम जो है रिलीज होता है। ओवम रिलीज होकर कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, झल्लरी उसको पकड़ती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, कीप के पास में जाता है, कीप से जाता है ये एम्पुला और तुम्बिका जिसको बोला जाता है, ये संकीर्ण पथ होता है। इसके आगे ये संकीर्ण पथ जिसको कि बोला जाता है इस्थमस, ये ओपन होते हैं आपके यूट्रस में, यहाँ पर मेन बॉडी,
ये गर्भाशय ग्रीवा है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, ये ग्रीवा नाल है, सर्वाइकल कैनाल इसको बोला जाता है, सर्वाइकल कैनाल, ये है योनि, वेजाइना, राइट। ये लास्ट वाला पोर्शन है, कितना क्लियर हो ही गया आपको, स्थमस, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ये निर्माण करते हैं। तो ये पूरा तंत्र मिलकर स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं अब हम, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है, राइट। आगे देखिए, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। वहां पर कौन से थे, वहां पे क्या थे, टेस्टिस थे मेल्स के अंदर। यहाँ पे क्या है, अंडाशय, ओवरी, जो स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आगे देखिए, उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। देखा था आपने दोनों साइड, देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक इधर अंडाशय और एक ही इधर अंडाशय, दोनों तरफ नजर आ रहे हैं आपको, यही बात बोलना चाह रहे हैं ये। तो उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है, चित्र 3.3 में दिया हुआ है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कितनी लेंथ होती है उनकी, 2 से 4 सेंटीमीटर। और यह श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से स्नायु यानी लिगामेंट से जुड़ा होता है, लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, राइट। आगे देखिए, प्रत्येक अंडाशय, जो हर एक ओवरी की प्रत्येक की बात हो रही, दोनों साइड एक एक है, एक इधर है एक इधर है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एपिथीलियम, एपिथीलियम से ढका हुआ होता है। क्या ढका हुआ होता है, प्रत्येक अंडाशय। आगे देखिए, जो अंडाशय पीठिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट यानी कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स और आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होती है। क्लियर, इतनी बात। क्या बोला जा रहा है, देखो दोनों तरफ क्या है, एक एक अंडाशय, दोनों साइड पे एक एक अंडाशय लगे हुए हैं। उनकी लंबाई कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर। किससे जुड़े हुए हैं वो, श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, अंडाशय जुड़े हुए हैं। अब जो हर अंडाशय है, प्रत्येक अंडाशय जो ओवरी है वो एपिथीलियम से ढकी हुई होती है। और जो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, किससे, अंडाशय पीठिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा के द्वारा जुड़ी हुई है। किसी के थ्रू जुड़ी हुई होगी, तो किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है वो, अंडाशय पीठिका के द्वारा। और ये पीठिका के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, जैसे कि मान, रुकिए, इस तरीके से मान लीजिए, एक बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला मध्यांश क्या होता है, मेड्यूला। ये बात ये बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए, अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी नलिका या फिर फैलोपियन नलिका की बात हो रही है, राइट। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, स्त्री सहायक नलिकाएं किसके द्वारा बनती है, तो डिंबवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सहायक नलिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। वही आपको बताया था मैंने, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से कीप से स्टार्ट होते हुए ये पूरे यहाँ तक आई और कहाँ पर ओपन हो गई, गर्भाशय में ओपन हो चुकी है। क्लियर है इतना, आगे देखिए,
जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। बताया था अभी आपको कैसा था, मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आप समझ पाए। वेट अ सेकेंड। देखिए मैं आपको इसी के थ्रू ही बताती हूँ। पहले देखिए यहाँ पर ये जस्ट ये कीप के आकार का है, ये कीप के आकार का। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली की 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये रहा अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक कहते हैं। ये रहा कीप के आकार का, डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये कीप के आकार का हिस्सा है। आगे देखिए यहाँ पर जिसे क्या बोला जाता है, जिसे कीपक इन्फंडिब्यूलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे पर अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोला जाता है, फिम्ब्रे या फिर झालर, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मैंने आपको बताए थे। आगे देखिए अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। क्या करते हैं ये जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, एग बाहर आता है, ओवम बाहर आता है, तो उसको पकड़ने का काम करते हैं। के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर फिम्ब्रे, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिम्ब्रे, ये हेल्प करते हैं। कीपक आगे जाकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलते हैं जिसे एम्पुला या फिर तुम्बिका कहा जाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, संकीर्ण पद यानी कि इस्थमस में एक संकरी अवकेशिका यानी कि ल्यूमन होता है जो गर्भाशय को जोड़ने का काम करती है। जस्ट हमने डायग्राम में देख लिया था। आगे देखिए गर्भाशय केवल एक होता है। आपको पता है यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस एक ही होता है बस, और इसे बच्चादानी या वोम्ब कहते हैं। क्या जाता है, इसको वोम्ब कहा जाता है। गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपति जैसा होता है। अभी डायग्राम में आपने जैसे देखा था, यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, लिगामेंट। स्नायु को क्या बोला जाता है बच्चों, स्नायु को बोला जाता है लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, वेजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अभी जस्ट पूरा डायग्राम से हमने देखा है, जो कि योनि के साथ मिलकर जन्म कैनाल यानी कि बर्थ कैनाल की रचना करती है। यही बताया था आपको, क्या बताया था, क्या बताया आपको, ग्रीवा की गुहा को क्या बोला जाता है, ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल। ये क्या करती है, वेजाइना के साथ में मिलकर बर्थ कैनाल जन्म नाल की रचना करती है जिससे बेबी का बर्थ होता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है बच्चों, परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। देखिए ऊतकों की 3 परत होती है। सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, सबसे बाहरी होती है परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम। मध्य होती है मोटी चिकनी पेशीय स्तर को क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम, पेशीय स्तर। और आंतरिक ग्रंथिल ग्लैंड्यूलर स्तर को क्या बोला जाता है, अंत स्तर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो गर्भाशय गुहा को स्थिरित करके रखता है। आगे देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है कि आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन यानी कि साइक्लिक चेंजेस
साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होता है। तो इन दोनों लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कि आर्तव चक्र के अंदर गर्भाशय की जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजेस, वो किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं गर्भाशय के अंतः स्तर में। कहाँ पर? गर्भाशय के अंतः स्तर में, यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर। जबकि गर्भाशय के पेशी स्तर में पार्चुरेशन के टाइम पर काफ़ी तेज संकुचन देखने को मिलते हैं। तो साइक्लिक चेंजेस की बात अगर की जाएगी तो अंतः स्तर याद रखना है आपको। अगर प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है पेशी स्तर, यानी कि मायोमेट्रियम। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात की जा रही है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। ये फीमेल के जेनाइटल एरिया की बात चल रही है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी काफ़ी टिपिकल टर्म्स हैं, तो अगर आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए, स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, सबसे पहले जघन शैल मोनोप्यूबिस, राइट, वृहद भगोष्ठ, क्या बोला जाता है इसको? लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा, योनिच्छद यानी कि हाइमन, भगशैफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, यानी कि बाह्य जननेंद्रिय का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन से? मोनोप्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, योनिच्छद और जिसको कि हाइमन बोला जाता है, और एक भगशैफ यानी कि क्लाइटोरिस, राइट। जघन शैल वसामय, अब इनके बारे में दिया हुआ है कि क्या होता है, इनके बारे में आपको याद करना है। जघन शैल क्या होता है? वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी हुई होती है। नेक्स्ट, वृहद भगोष्ठ, ये ऊतकों यानी कि टिश्यूज का मासल वलन होता है, मासल फोल्ड होता है, जो कि जघन शैल के नीचे यानी कि मोनोप्यूबिस के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा, ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। वृहद भगोष्ठ का मीनिंग क्या था? लेबिया मेजोरा के नीचे उपस्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली, जिसे कि क्या बोला जाता है? योनिच्छद यानी कि हाइमन। हाइमन, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। हाइमन कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट, भगशैफ, भगशैफ एक छोटी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास में स्थित होती है। इन लाइंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। योनिच्छद, देखिए योनिच्छद बोला जा रहा है। योनिच्छद जो है प्राय योनिच्छद यानी कि हाइमन, राइट, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? हाइमन की। योनिच्छद को क्या बोला जाता है? हाइमन। हाइमन, इनके बारे में दिया हुआ है कि हाइमन जो है प्रायः पहले मैथुन यानी कि संभोग के दौरान फट जाता है। नॉर्मली बोला जाता है कि जो फर्स्ट कॉप्युलेशन होता है, फर्स्ट कॉप्युलेशन के टाइम पर ये जो योनिच्छद है हाइमन, वो लेयर फट जाती है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा यह घोड़े पर चढ़ने, साइकिल चलाने
खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का यौनिच्छेद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनिच्छेद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचन नहीं माना जाता। क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कि फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पर फटने के चांसेस होते हैं, बट ये चीज़ एनसीईआरटी ने बता रखी है, क्लैरिफाई कर रखा है कि किसी किसी फीमेल्स में साइकिल चलाने, टफ एक्सरसाइज करने की वजह से भी वो लेयर फट जाती है। तो ये वर्जिनिटी का सूचक नहीं होता, इंडिकेटर नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम मेमोरी ग्लैंड्स पे बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स देखिए, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मेमोरी ग्लैंड, क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको? यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन बनता है, आपसे पाथ पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ पर जो मिल्क का सिक्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको फैटी टिश्यूज दिख रहे हैं, ये है वसा के। ये स्तनपाली है अंदर वाली, ये स्तन कूपिका है, ये एम्पुला है, स्तन एम्पुला, तुम्बिका, दुग्ध वाहिनी, और ये स्तनाग्र एरियोला, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर, और यहाँ पे इसकी क्या होती है, ये मसल्स होती हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कहाँ से कहाँ तक लैक्टेशन जो फ्लो होता है मिल्क का वो कहाँ से कहाँ पर होता है। तो देखिए सबसे पहले कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षणिक गुण है। स्तन ग्रंथियाँ, सबसे पहले स्तन युग्म संरचना है, पेड स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। कई सारे टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसमें कोशिकाओं के गुच्छक होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहा यानी कि अवकाशिकाओं में एकत्रित होता है। तो ये पूरा पाथ बताया हुआ है कहाँ से कहाँ पर वो जाएगा। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है, वहाँ ओपन होती है। उसके बाद में प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती है। मेमोरी डक्ट्स में ओपन होंगी और कई स्तन वाहिनी मिलकर एक स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। तो ये पूरा आपको पाथ बता रखा है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले स्तन ग्रंथियों में ग्रंथिल ऊतक विभिन्न मात्रा में वसा होती है। 15 से 20 स्तनपाली मेमोरी लोब्स होती है। मेमोरी लोब्स के बाद में कूपिकाएं होती है। कूपिकाएं मिल्क को सिक्रेट करती हैं जो कहाँ पर जाता है, गुहा में जाता है। वो कहाँ पर ओपन होती है, स्तन नलिकाओं में। स्तन नलिका कहाँ पर जाती है, स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से कहाँ पर जाएगा, स्तन वाहिनियों में जाता है, स्तन तुम्बिका में जाता है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट से वो जुड़ी होती है, और फाइनली जो मिल्क है ब्रेस्ट से बाहर निकल आता है। तो ये पूरा दिया हुआ है पाथ, आपसे इससे क्वेश्चन बन जाता है या फिर लेबलिंग से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन को डिस्कस करेंगे, मेल और फीमेल के। गैमेटोजेनेसिस युग्मकों का बनना, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। तब तक के लिए जितना आपको पढ़ाया है आप एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।